हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज की सेशन के लिए। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी और ऐसे हम बहुत सारे और भी लेक्चर्स लेके आते रहेंगे बिकॉज हमने पूरी की पूरी सीरीज ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पहला लेक्चर पॉलिटी का नहीं देखा है, भाई साहब कहाँ पर बिलोंग कर रहे हो आप लोग, फटाफट से जाकर पहला लेक्चर देख लो बिकॉज आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग हमने पहले लेक्चर में बात करी थी और यहाँ से हम लोग कुछ और आगे कहानी बात करेंगे, कुछ और डेवलपमेंट करेंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख भी चुके होंगे, टुडे वी गोना टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है हमारे देश का, जो हमने पॉलिटी में पढ़ना है, वो बना कैसे है भाई, उसकी कहानी क्या है। तो एक तरह से हम लोग हिस्ट्री के बैकग्राउंड के रिगार्डिंग उसी बात करेंगे। और आज की क्लास के अंदर देखो, मैं आज एनसीईआरटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे, बट एक्चुअल में हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री। तो अगर आप चाहो तो हिस्ट्री की आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास इटसेल्फ, बिकॉज हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पॉलिटी में, बिकॉज दोनों के दोनों काफी सारा इंटरलिंक है, क्योंकि पॉलिसीज जो भी बनती हैं वो जो भी हिस्ट्री में कुछ हुआ वो पॉलिसीज की बदौलत ही हुआ है। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। आई थिंक इंट्रो काफी सारा बड़ा हो रहा है, तो फटाफट से ऐसा करते हैं, आगे कहानी पढ़ते हैं, फिर आपको आगे आगे हम समझाते रहेंगे चीजों को लेकर। बाय द वे, दिस इज माय नेम इज आकाश एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस टॉपिक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। These are a few exams which I've cracked over the years and along with that I also have an experience of more than 6 years in teaching. ये तो सब आप जान सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लोगों के लिए जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है कि आई थिंक इम्तियाज सर की वीडियो के अंदर लाइक साइंस सर पढ़ा रहे हैं, उसमें किसी एक इंसान ने कमेंट किया था। हाँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ठीक है, तो मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करवाएं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए आपकी प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मैं आपको पॉलिटिकल में रिकमेंड करूंगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अभी तो एक दो लेक्चर निकलने दो, फिर आप कहीं से भी जाके कोई भी क्वेश्चन लगा लेना। कहां पे लगाओगे आप? ट्रिपलेस का आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर आप फ्री टेस्ट, भैया फ्री को बोल्ड इसलिए किया है, फ्री टेस्ट है आपके, बस आपको डाउनलोड करना है ऐप और वहां पर जाके डेली कुछ ना कुछ क्विजेस, कुछ ना कुछ टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, तो वहां पर जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी कोर्स लेना है जेएनके के एग्जाम्स का, तो आप डेफिनेटली वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द ट्रिपलेस ऐप। सिंपल सा काम कर रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं कहानी, ठीक है। चलिए, तो अब अपना मेन हमारा जो मुद्दा है वो स्टार्ट होने वाला है। एक चीज मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि स्पीड को सर थोड़ा सा, है ना, शताब्दी पता नहीं राजधानी कुछ लिख रहे थे यहाँ पर, है ना, तेजस समथिंग करके, तो स्पीड में थोड़ी सी कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज कि थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है, तो आई वांट टू लाइक प्रोवाइड एज मच नॉलेज एज आई कैन, देयरफॉर स्पीड थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, बट आई विल लाइक वर्क ऑन इट। और मुझे इस लेक्चर के बाद जरूर बताना कि स्पीड कैसी रही। ठीक है, अभी थोड़ी सी फास्ट थी, लेकिन अब आगे की कहानी बताना जरूर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सेकेंडली, जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस का रिप्लाई किया था, आई हैव आंसर्ड देम ऑल, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब बात करते हैं कहानी की। ठीक है, तो हमने बेसिकली देखो, अगले 5 मिनट आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली होगी या कहीं ना कहीं आपने थोड़ी बहुत आइडिया होगा हिस्ट्री के बारे में, तो मैं भी आपको बिल्कुल रफ आइडिया दूंगा। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखने वाले हैं कि कुछ चीजों के बारे में। तो सबसे पहले टाइम आता है सर आपका 31 दिसंबर, कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस खाली सुनते रहो। 31 दिसंबर 1600, ये जो टाइम था, यहाँ पर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउंस मिल जाता है या फिर अलाउ कर देती है, कौन? आपका एक चार्टर एक्ट के थ्रू क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन जो होती है वो अलाउ कर देती है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तुम जाकर कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेड कर सकते हो कहां पर? केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड में, केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड में। अब केप ऑफ गुड होप क्या है? देखो, ये आपका रफ मैप सा बना लेते हैं अफ्रीका का, ये थोड़ा सा गड़बड़ सा बन जाएगा, ठीक है, चलो ऐसे कुछ मान लेते हैं अफ्रीका। तो ये क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज केप ऑफ गुड होप, इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, थोड़ा सा फटाफट से लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ी राइटिंग वगैरह माइंड मत करना। केप ऑफ गुड होप के ईस्टर्न साइड पे जाकर कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो भैया ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई, इधर इस वाले इलाके में कौन आता है? अपना यहाँ पर प्यारा भारत भी आता है, ठीक है, सॉरी, ये अपना इंडिया वगैरह आ गया, ठीक है, ऐसा करके, तो मतलब इंडिया इज हियर, ठीक है। तो यहाँ पर और प्लस आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितना भी ट्रेड करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैन सर्टेनली डू इट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी हमारे देश में, बिल्कुल आएगी। यहाँ पर आपके दो लोग मेजर यहाँ पर आते हैं, एक आते हैं हॉकिंस और एक होते हैं आपके कौन याद आ रहा है कुछ भी? एन थॉमस रॉय, इनके अलावा भी बहुत सारे और भी कुछ लोग आए थे, बट ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पे, अकबर उस टाइम पर होते हैं, अकबर से कुछ ना कुछ परमिशन ले लेते हैं। फिर आपके कौन होते हैं? आपके जहांगीर होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ परमिशन ले लेते हैं। सॉरी, अकबर की डेथ हो गई थी, लेकिन हाँ, उसमें जहांगीर से परमिशन ले लेते हैं। देन आपके अल्टीमेटली 1707 के अंदर एक टाइम आता है जब
अच्छा, इसके टाइम तक ये फैक्ट्री वगैरह एस्टैब्लिश कर लेते हैं और काफी ज्यादा होल्ड बना लेते हैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से हमारे इंडिया के अंदर। 1707 के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है जब कौन, औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, औरंगजेब इज आउट ऑफ द पिक्चर। अब इसके एग्जैक्टली 50 साल के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगी, मैं एक्चुअली यहां नहीं इधर लिख देता हूं, चलो इसी पेज पे कर देते खत्म। ओके, 1757 के अंदर आपको देखने को मिलती है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद दौला, जो कि कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल थे। कौन जीत जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव वॉन द बैटल। अब यार रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर जीत गया, लेकिन अभी तक प्रॉपर राइट्स इनके हाथ में नहीं आए थे। बस पहली बैटल तो जीते थे, अभी प्रॉपर राइट्स इनके हाथ में नहीं आए थे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद में और कहानी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ये पैरेलली ये क्या कर रहे थे, साथ साथ में फ्रेंच के साथ भी क्या लड़ाइयां लड़ रहे थे। वहां पर की थोड़ी बहुत लड़ाइयां हार रहे थे अभी तक, लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं तो फ्रेंच के साथ क्या होता है आपका, इन्हें थोड़ा बहुत यहाँ से असला बारूद मिल जाता है, फ्रेंच के साथ जाके लड़ते हैं और फ्रेंच को हरा देते हैं। फ्रेंच को भी यहाँ पर हरा दिया, तो पावर क्या होगी, और ऊपर होगी, और बढ़ गई इनकी पावर। अब जब पावर बढ़ गई तो क्या करेंगे, फिर से और एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली आपको देखने को मिलती है 1764 के अंदर कौन सी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर आपको देखने को मिलेगी 1764 के अंदर। इसके बाद आपको दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स मतलब क्या है, बेसिकली ट्रेड के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, पैसा इनके हाथ में आ गया। अब जब पैसा आ गया, एक तरह से पूरे के पूरे एरिया को कौन कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहे हैं। सो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेट जो हमारा फॉल हो गया था, फॉल डाउन हो गया था इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, या फिर इन द हैंड ऑफ कंपनी, ऐसे कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज बंगाल। तो बंगाल तो अपने हाथ से गया, ठीक है। क्या बंगाली अगला स्टेट था, नहीं। इसके बाद तो सर स्टेट होगी, झड़ी लग गई। कैसे लग गई झड़ी, आपको बताया। इसके बाद अपना बंगाल के बाद अपना मैसूर गया, ठीक है। देन इसके बाद अपना पंजाब भी, सॉरी पंजाब तो बाद में आया। देन आपका मराठा से भी बात चल रही थी, मतलब ये भी गए, मराठास भी फॉल डाउन, दे आल्सो वेंट। देन उसके बाद हमारे पास पंजाब भी गया, ठीक है। देन इसके आसपास और भी बहुत सारे एरिया जाते रहे। देन अवध, पता नहीं, मतलब जितना लंबी लिस्ट करता रहूंगा सबको जाते रहे। एंड यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज ये लोग इंट्रोड्यूस करते रहे, लाइक सब्सिडरी अलायंस, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बहुत सारे लोग आते रहे, बहुत सारे लोग यहाँ पर करते रहे। देन लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आर आल्सो देयर। फिर कट टू कुछ ऐसे चलते चलते लूटते रहते देश को। अल्टीमेटली कौन सा टाइम आता है कि जब एकदम मतलब खींच के आगे ले जाऊं मैं आपको, ठीक है। देन यहाँ पर थोड़ा रिफॉर्म्स का सिस्टम आता है, कुछ लोग यहाँ पर अगेंस्ट में खड़े होने लग जाते हैं। देन अल्टीमेटली 1857 का क्या होता है, आपका रिवोल्ट होता है। दिस वाज द वेरी टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अब तक जितनी भी पॉलिसीज, मतलब हमारे देश के अंदर होल्ड किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस टाइम तक हमारे देश में होल्ड था करीबन 100 साल तक। 1757 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1757 से लेकर 1857 तक किसका होल्ड था, ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड था। ये इतना समझाया मैंने सिर्फ इसलिए एक वर्ड के लिए, जो कि अब मैं लिखने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या, कि इस टाइम तक, एक मिनट से कर लेते हैं, 1757 से लेकर 1857 तक बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में क्या चल रहा था, क्राउन रूल चल रहा था, सॉरी कंपनी रूल चल रहा था। कंपनी रूल चल रहा था मतलब हमारे देश को एक कंपनी चला रही थी। फॉर एग्जांपल जियो है, रिलायंस है, एक कंपनी हमारे पूरे देश को चला रही है, प्रॉफिट मेकिंग हमेशा ध्यान देगी। तो कंपनी रूल चला हमारे इतने सालों तक। अब ये रिवोल्ट हमसे समझा, ये रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से संभला नहीं। इसकी भनक किसको पड़ जाएगी, यूके को। यूके में कौन बैठी है, वही एलिजाबेथ, या फिर कह लो कि बेसिकली यहाँ पर क्वीन वगैरह बैठी है। अब क्वीन वगैरह क्या कहेंगी, बेटा तुमसे तो ना हो पाएगा। तो अब मैं यहाँ पर पिक्चर में आना चाहूंगी, दैट इज 1857 से लेकर क्या होगा अप टू द देश जब तक हमारा आजाद नहीं हो रहा था, दैट इज 1947 तक। ये क्या चलेगा, क्राउन रूल चलेगा। मतलब क्या है, हमें जो रूल करेगी वो एक कंपनी रूल नहीं करेगी, हमें एक तरह से एक देश रूल करेगा। और उस देश के जो हेड है, जो प्रीमियर है, उनको क्या बोलते हैं, दैट इज क्वीन। और क्वीन के सर पर क्या होता है, क्राउन, जिसपे अपना कौन है, कोहिनूर है। ठीक है, चलो वो तो अलग वाली बात होगी, उस पर बात नहीं करेंगे। अरे लेकर रहेंगे, ठीक है, अपना कोहिनूर है, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या है, हाँ झुकेगा नहीं। ओके चलो, देन आपका क्राउन रूल बेसिकली चला। तो बेसिकली 100 अगर 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर राज करा है, तो 100 साल एक कंपनी ने राज करा था, और 100 साल एक क्राउन ने, या फिर कह सकते हैं एक देश ने दूसरे देश के ऊपर राज करा था। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ नहीं है, मैंने वही सब कुछ बताया जो कि आप ऑलरेडी सबसे पहले से जानते ही जानते हो। ठीक है, पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर मेरा ये है कि जब भी किसी भी देश को राज करना है, चलो देश को छोड़ो यार, आप अपने घर की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके घर में हेड कौन हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी जी भी हो सकती हैं, थोड़ा सा रेयर केस है, बट यस दादी जी इज आल्सो पॉसिबल, राइट। या फिर कोई भी नाना जी, नानी जी, कोई भी यहाँ पर बड़ा बुजुर्ग आपके घर में होगा। अब कभी भी पूरे अगर इतने सालों से एक सिस्टमैटिक, अब आप ना कुछ अगर थोड़ा सोच के देखो, तो आपके घर में एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से चीजें हो रही हैं कई सालों से लगातार होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल
सुबह को 9 बजे के आसपास तक खाना मिल जाना चाहिए, नाश्ता मिल जाना चाहिए, दोपहर को 1-2 बजे के आसपास आप लोग खाना खाते हो और उसी तरह से खाना खाते हो जैसे हमारे घर में जमीन पे नीचे बैठ के खाना खाते हैं, मतलब बड़ा मजा सा आता है साथ में फैमिली टाइम सा। तो शायद आपके घर में भी एक ट्रेडिशन हो कि उस तरह से काम होता है। अगर मंथ की सैलरी आती है तो फॉर एग्जांपल अगर आप कमाते हो तो आप अपनी मंथ की कुछ कंट्रीब्यूट करते होंगे सैलरी टू योर पेरेंट्स, या फिर सारी की सारी सैलरी जाकर अपने पेरेंट्स को दे देते होंगे। दिस इज अ नॉर्म विच हैज बीन क्रिएटेड। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कुछ भी एक परिवार को चलाना हो, या आपकी मम्मी भी ऐसे बहुत सारे काम करते होंगे, है ना, कि मैनेजमेंट करनी, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी। वैसे मतलब देवियां तो महान होती हैं इस मामले में, ठीक है। एक्चुअल में तो एक महिला ही घर को चला रही होती है, वो तो खाली बस वो दिखाने के लिए द फादर इज रनिंग द हाउस, अदरवाइज मदर इज एक्चुअली रनिंग द हाउस। एनीवेज, इस सबको साइड में रखते हैं। पॉइंट मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई भी घर को चलाना होता है, या फिर एक राज्य को चलाना होता है, या फिर एक देश को चलाना होता है, तो क्या चाहिए होती है? पॉलिसी। एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, गवर्नेंस का एक तरीका होना चाहिए। ये गवर्नेंस के मॉडल को ही समझेंगे हम लोग पॉलिसीज के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, कि कैसे कैसे पॉलिसीज आप पे निकल के आ रही थी। और इन पॉलिसीज का ही एक्सटेंशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। जो आज हम संविधान देखते हैं ना अपना, वो कुछ नहीं है। गवर्नमेंट, आपने हमेशा पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से 60 से लेकर 70% ऑफ हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्रॉ किया गया। लेकिन वो एक्ट में लिखा क्या था? वो एक्ट में पॉलिसीज किस प्रकार की थी? पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा कि इसकी लड़ाई हुई, हमें उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या फोकस वो कर रहा था, ठीक है। बिकॉज जो वहां पे अगर हम ये वाली चीजें पढ़ लेंगे तो अल्टीमेटली हमारी आगे वाली चीजें भी साथ में मतलब बन जाएंगी। ऑलरेडी वो हम लोग वो टॉपिक भी ऑलरेडी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इतना टाइम मैं आपका क्यों वेस्ट किया। मैं समझ रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आज तो कुछ अलग ही हवा में उड़ा रहे हैं चीजें, पर हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है। बट ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री चल रही है आज, एक्चुअली में पूरी क्लास हिस्ट्री के रिगार्डिंग ही हो रही है, ठीक है। कल हम लोग प्रॉपर एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, मतलब कल मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके तरफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं कहानी। हम लोग कहां से शुरू करेंगे? क्राउन रूल से, सॉरी यार, कंपनी रूल से। कंपनी रूल से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं पहले बता रहा हूं, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ अपने काम की चीजें बताऊंगा, बिल्कुल मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वाइज। ये कब से कब चला मैं आपको बता रहा, 1773 से। अब बोलोगे सर 1757 से चला था, अरे रुक जाओ, भी समझाता हूं क्यों। देन आपका कब तक चला? 1857 तक ही आपका चलता है। 1773 के अंदर अगेन बिल्कुल मैं क्विकली ओवरथ्रू कर रहा हूं, ठीक है। 1773 के अंदर रेगुलेशन एक्ट आपको देखने को मिलेगा। दिस वाज अ वेरी फर्स्ट एक्ट, पहला स्टेप था कंपनी द्वारा। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, कि हमारे देश के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे, हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है ना उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाने की कोशिश करे, अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करे। ये पहला एक्ट था। बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि रेगुलेशन एक्ट कब आया था, या सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट में फॉर्म हुआ, या फिर क्या कहते हैं सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन किस एक्ट में आई थी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सिंपल, आपको इसमें डेप्थ में नहीं जाना, पर आपको बस नाम याद रखना है। तो मैं भी वही काम करूंगा। रेगुलेशन एक्ट आता है 1773 के अंदर, इसमें कुछ मोटे मोटे काम होते हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात तो फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल की पोजीशन यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल की पोजीशन बनाई गई थी। इससे पहले गवर्नर वगैरह होते थे, पर गवर्नर जनरल यानी कि एक हेड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में इस टाइम पर प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट इज अ पोजीशन। तो वैसे ही गवर्नर जनरल की पोजीशन बनाई गई थी, जो कि पूरे के पूरे जो भी एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी एरियाज के ऊपर उनका क्या कह लो मतलब होल्ड है, उसको जो हेड करेगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ईमानदारी से बताना यार, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट। देन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो था वो यहाँ पर स्टैब्लिश होता है, 1774 के अंदर स्टैब्लिश होता है। कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था। कैलकाटा बोले तो कोलकाता, और कोलकाता बोले तो बंगाल। अरे बंगाल ही तो कंट्रोल में था, तो वहीं पर तो होगा, और कहां पर होगा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जो पहला था वो कहां पर बना था? दैट इज फोर्ट विलियम करके किला था, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया था। तो फोर्ट विलियम इज आउट देयर, ठीक है। बस और कुछ खास रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर इसके बीच में एक आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, वो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना। नेक्स्ट आपका आता है, एक सेकंड, रेड कलर कहां गया? हाँ, देन सर इसके बाद हमारा जो मेन एक्ट आता है उसे बोलते हैं अपन 1764 का, सॉरी 1764 नहीं, 1784 का एक्ट आएगा, इसका नाम होता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट होता है? पिट्स इंडिया एक्ट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, थकते ही नहीं है यार, पता नहीं पूछते रहते हैं क्वेश्चन फालतू के। चलो, इतना बड़ा एक्ट नहीं है, समझना सिंपल सी कहानी है। देखो यहाँ पर क्या है, दो चीजों के रिगार्डिंग बात हो रही है। एक होता है सर आपका पैसा, अभी कंपनी है ना यार, प्रॉफिट मेकिंग पे काम करेगी। अब जियो को तुम बोलोगे यार समाज सेवा करो, तो बोलेगे
ठीक है, कितनी करनी है, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, मतलब ऐसे ही ना 1-2 करोड़ रुपए की कर देगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारा प्रॉफिट जो होगा, हजारों करोड़ का जो प्रॉफिट होगा, वो क्या करेंगे, वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज तो क्या है आपका, यहाँ पर कमर्शियल अफेयर्स, यानी कमर्शियल अफेयर्स यानी कि जो पैसे से रिलेट करते हैं, एंड पैसे के साथ क्या आती है, पावर, और पावर के साथ क्या आती है, पॉलिटिकल पावर, है ना। पावर कौन सी, पॉलिटिकल पावर। तो यहां पर कह सकते हैं एक तरह से देश को कंट्रोल करने का तरीका, दिस इज द पॉलिटिकल पावर। तो यहां पर बोला गया कि भैया ऐसा करते हैं, भाई जिसके पास पैसा है वही पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है, और जो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है वही पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, अपन अलग अलग कर देते हैं। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। एटलीस्ट ट्राई टू सेट अप समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या था, कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अरे यार, कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दी पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे, इनको क्या कर दिया गया, वर सेपरेटेड, वर सेपरेटेड। इन दोनों को बेसिकली क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। एक तरह से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार अब में दो, मतलब एक तरह से इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को गवर्न किया जाएगा, और एक क्या है आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गवर्न किया जाएगा। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि यार हमारे देश में डुअल गवर्नमेंट आ गई, एक तरह से दोहरी सरकार, या फिर कह लो कि दो सरकारें हमें रूल कर रही हैं। ठीक है, दो तरह के लोग हमें रूल कर रहे हैं, डुअल गवर्नमेंट आ गई। तो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखो उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, मैं चीज आपको बताना भूल गया, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर देखो कंपनी रूल ना, कंपनी रूल के अंदर एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसका बिल्कुल रिवर्स होगा डिसेंट्रलाइजेशन, और ये ही आपका अल्टीमेटली बताएगी आपको फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, एक यूनिटी स्ट्रक्चर होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है आप कैसे समझ लोगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो समझो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं काम करता हूं आपके लिए, रफ सा मैप बना रहा हूं इंडिया का। ठीक है, कोई जज मत करना भाई मेरे को, ठीक है ना। आई ऑल्सो लव माई इंडिया, बहुत प्यारा देश है अपना। ठीक है, लेकिन मैप नहीं बनता यार तो बुरा नहीं मानना, है ना। बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं कि सर पढ़ाना पढ़ाना आता नहीं आपको, है ना, मैप आपसे बनता नहीं है, आए बड़े पढ़ाने वाले। अरे भाई साहब बताओ, आप लोगों की साइड का ही मैप गलत बन गया यार। अरे यार जज मत करना, ठीक है, मैं आपस मानने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक लास्ट ट्राई और करते हैं, इस बार बन गया तो बन गया। ओ अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। चलो थोड़ा सा बन ही गया, खराब हो गया। एनीवेज, ये अपना आ गया नेपाल, देन आ गया अपना भूटान, उसके बाद थोड़ा सा ये अपना अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आ गया। देन लेट्स गो बैक टू हियर। ठीक है, ये ओहो क्या हो गया, शिट। चलो कोई नहीं, फिर से कोशिश कर लेते हैं। ये अपना ये, और यहाँ पे अपना आ गया बांग्लादेश। कैसे होता है इधर, ये ऐसे करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर समथिंग, एंड देन भाई देखो बहुत बकवासा बना है, पर आई कैन, ओ भाई देखो लग रहा है, देखो भाई ऐसे मत बोलना, इंडिया लग रहा है। ठीक है, अगर लग रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये इंडिया लग रहा है ना। देखो हो क्या रहा है, समझो मेरा पॉइंट यहाँ पर कहने का क्या सिंपल पॉइंट है, समझते जरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये अपना भारत है, अभी इनके पास में क्या है, ये वाला काइंड ऑफ एरिया इनके हाथ में आ गया। ओहो एक सेकेंड यार, एक सेकेंड को बस कीप, और फिर से अब चला रहे थे। एक्चुअली ना ये सेव हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर रब होता रहेगा। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अभी इनके हाथ में कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये बंगाल वाला एरिया पूरा था ना, तो बंगाल वाला इनके हाथ में बेसिकली आ गया है। अब मान लो, मतलब मान क्या लो, इसके बाद क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब मैसूर वाला एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, मुंबई वाला एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, बॉम्बे वाला एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेंगे। इधर से सर अवध वगैरह की तरफ एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो यहां पर ये लड़ाई लड़ते हैं, चलो सबको रैप करते हैं। मान लो यहां पर पंजाब में लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये ने इन्हें, पंजाब ऐसा होगा ना, ये भी तो होगा, पाकिस्तान भी तो इसके बीच में होगा इंडिया के अंदर। तो मान लो ये क्या कहते हैं, यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यार ये यहां से बंदे क्या करेंगे, यहां से बंदे भेजेंगे। अब अगर यहां से कुछ हार भी गए तो क्या इनका कोई बंगाल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही। लेकिन मान लो अगर क्या करते, ये अपनी सरकार को उठा के शिफ्ट कर देते, यहां पर शिफ्ट कर देते, और यहीं पर क्या होते, हार जाते, तो क्या होता, जो भी पार्टी यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, या अपोजिशन जो भी लोग हैं तुम्हारे, जो लड़ने हैं तुम्हारे साथ आ रहे हैं, वो इनको यहां पर मार मूर कर गिराकर इनके पूरे के पूरे साम्राज्य पे क्या कर लेते, कवरेज कर लेते। जैसा कि आपको एशियन इंडिया में बहुत सारा देखने को मिलेगा कि एक लोगों ने किसी और के ऊपर अटैक किया, वो उन्होंने खदेड़ के वापस भगाया और उस पूरे के पूरे राज्य को इकट्ठा कर लिया या अपने अंडर कर लिया। ये वाली गलती ये लोग नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग बनाएंगे एकदम पूरा एकदम स्ट्रांग बना देंगे, पूरा कहते हैं ना मक्का मदीना, वैसा कुछ समझ लो, मतलब इतना स्ट्रांग बना देंगे, यहाँ पर पूरा स्ट्रांग बना देंगे। किसको, बंगाल को एकदम टॉप लेवल का स्ट्रांग बना दिया। दैट इज पूरी की पूरी फुल पावर फुल फोर्स लगा के, सब कुछ पैसा सा लगा के यहाँ पर अपना सेंट्रलाइज यहाँ पर पूरा का पूरा कर दिया। अब यहीं से पूरे के पूरे देश को रूल करने की पूरी कोशिश करी जाएगी, पूरे की पूरी कोशिश करी जाएगी।
पूरे के पूरे देश को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सब कुछ क्या कर लिया आपने, एक सेंटर के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और उसके बहुत सारे क्या हो गए, पावर हाउसेस बना दी। ठीक है, ऐसा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब इसी का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ एक आपका नेक्स्ट आपका आ रहा है जो कि कॉर्नवालिस के टाइम पर आपका आया था, 1786 का एक्ट आया था। इसका कोई नाम नहीं है, 76 का बेसिकली एक्ट आया था, 76 नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया था आपका पहला 1813 के अंदर, चार्टर एक्ट आया था आपका 1813 के अंदर आपका चार्टर एक्ट आया था। इसके अंदर क्या बोला गया, देखो ऐसा है कि जो गवर्नर जनरल है ना, देखो अभी तक क्या हो चुका है, 3 एरियाज हमारे पास पूरे के पूरे आ चुके थे। कौन सा, एक बॉम्बे, एक मद्रास, मतलब इनके पास आ चुके थे। हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे गलत मत समझना मेरे को। बॉम्बे, मद्रास एंड आपका कौन सा आ गया तीसरा, दैट इज बंगाल। बंगाल 3 एरिया इनके हाथ में आ गए थे। इन्होंने क्या बोला, देखो बंगाल वाला जो इंसान है ना, इसको क्या कर देंगे हम, ज्यादा पावर देंगे। तो ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे गवर्नर जनरल बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलेंगे, खाली गवर्नर बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, खाली गवर्नर बोलेंगे। तो गवर्नर जनरल की पोजीशन जो किसको मिली, खाली बंगाल वाले को मिली, और बाकी दोनों क्या है, छोटे छोटे गवर्नर हो गए। तो यहाँ पर अभी भी कौन है हेड, बंगाल वाला ही हेड है। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि जो यहाँ पर बॉम्बे आ गया, यहाँ पर आ गया अपना मद्रास आ गया, और यहाँ पर आ गया बंगाल आ गया। ये दोनों लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट किसको करेंगे, इन बड़े वाले इंसान जो कि यहाँ पर बंगाल में बैठा है, इनको रिपोर्ट करने वाले। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये आपको कहलाता है। ओके, वेरी गुड। पर इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, अभी समझोगे थोड़ी देर में, आप अभी समझोगे, मैं अभी थोड़ा सा फ्लो में जाता हूं, आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी इसमें और भी चीज थी, हमारे कुछ काम की नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द, यहाँ पे आ गया चार्टर एक्ट। देखो कुछ नहीं करना है, चार्टर एक्ट ना हर 20 साल के बाद आते थे। चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर आएगा आपका 1833 के अंदर, और मैंने बोला हर 20 साल के बाद आते तो एक और भी चार्टर एक्ट आएगा यहाँ पर। चार्टर एक्ट आपका आएगा इसके बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक आएगा, और इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद क्यों नहीं आएगा बताऊंगा अभी। ठीक है, ओके चल आएगा, सॉरी हाँ ठीक है हो गया, ठीक है, 3 चार्टर एक्ट आएंगे ना। ओके, इस 1813 के चार्टर एक्ट में ये भी बोला गया था कि ये देखो कंपनी जो है ना, तुम लोग मोनोपोली करके बैठे हो। मोनोपोली का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो वैसे मैम ने काफी अच्छे से कराया आपको, जो इकोनॉमी पढ़ाई है, तो आपने वहाँ पे पढ़ा भी होगा मोनोपोली, ओलिगोपोली, दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत सी चीज आपने पढ़ी होंगी। बट मोनोपोली का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जियो कंपनी जो है, वो टेलीकॉम सेक्टर को कर रही है, मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया हमारी कंपनी रहेगी, उसके अलावा कोई और कंपनी रहेगी नहीं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा HUL के बारे में, तो ऑल्दो HUL इज नॉट अ मोनोपोली कंपनी बट ऑलमोस्ट मोनोपोली है। आप यहाँ पर अगर कोई भी शैम्पू यूज करते हैं, किसी भी ब्रांड का शैम्पू उठा के देख लो, उसके पीछे पलट के देखना, वहां पर लिखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या फिर उसका सिंबल बना होगा। तो बेसिकली क्या है, जितनी भी ये कॉस्मेटिक्स या कोई भी कुछ टाइप की जो चीजें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें कौन रूल कर रही है, साबुन टिक्की जो भी आप इस्तेमाल करते हो, वट एवर स्टफ इज, ठीक है, उसकी दंत कांति टाइप, सॉरी जो मतलब आयुर्वेदिक वाला, बाबा रामदेव वाला छोड़कर, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड आपके खाएंगे HUL के अंदर आएंगे। तो HUL एक काइंड की क्या आपकी मोनोपोली है, इसके अलावा भी एग्जिस्ट करती है, बट ऑलमोस्ट सबसे बड़ी ब्रांड कौन सा है, ये HUL आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली करके बैठी थी पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, कि हमारा ही धंधा होगा, हम लोग ही धंधा करेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाना हम ही कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात की गई कि इससे क्या हो रहा है, हमारे देश को लूटने में दिक्कत आ रही है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ही कंपनी लूटने की कोशिश कर रही है, अगर 4-5 लोग मिलकर लूटेंगे तो हमारे देश को ज्यादा लूट लेंगे ना। तो उन्होंने क्या बोला, देखो ऐसा है भाई, तुम्हारी जो मोनोपोली है वो अगले 20 साल के बाद 20 ईयर्स तक क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये 20 ईयर्स 18 से 13 के अंदर अगर 20 साल ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना क्या किया गया, यहाँ पर मोनोपोली जो थी ओवर ट्रेड, वो क्या होगी, अबॉलिश होगी। मोनोपोली ऑफ ईस्ट जो कंपनी की थी वो यहाँ पर क्या होगी, अबॉलिश होगी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी थी, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को बोल दिया गया कि भाई आओ तुम अपना यहाँ पर ज्ञान बांटो, अपने हमारे देश को प्रमोट करो, ये करो वो करो। टैक्सेस इम्पोजमेंट के रिगार्डिंग कुछ बात की गई थी, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन आपका आता है सर चार्टर एक्ट 1853, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोजीशन थी, इसे चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को बना दिया गया। ठीक है, मतलब मैंने बताया ना आपको, गवर्नर जनरल जो था ना, वो आपका बंगाल वाज अ मेजर हेड। तो अब क्या कर दिया, बंगाल ना बोलकर बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। जैसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल दिया। वैसे क्या बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन को साइड में रखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन हमने क्या कर दी, बना दी, ऐसा करके बोल दिया गया। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, बताओ फटाफट से कमेंट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया है, और सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए 1828 के अंदर 1829 के अंदर सती प्रथा को अबॉलिश करने के जो एक्ट था, उसके ऊपर भी स्टैंप इन्होंने लगाई थी। इस लॉर्ड जो है वो उनका नाम क्या बताना जरूर, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ और खास काम नहीं हुआ। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यार, मुझे गड़बड़ सा लग रहा है। एक सेकंड, एक मिनट, 1833 ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, शिट यार, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया।
मैं थोड़ा सा टर्म यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ये आया था आपका चार्टर एक्ट आया था आपका 1793 में आया था। ये आया था आपका 1813 के अंदर आया था। मैं ये वाला मिस कर गया नाम, ठीक है। ये आया था आपका 1833 के अंदर आया था। अब आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अच्छा, जितने लोगों ने अभी तक रिप्लाई कर दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग इट, ठीक है। मैं अपनी धुन में चल रहा था तो मुझे याद नहीं था इसके बारे में, बट थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी, ठीक है। अब ठीक है ना मामला, ठीक है, अब तो ठीक है मामला, ओके, वेरी गुड। अब सर आपका आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो गलती भी हो जाती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। इसके अंदर क्या बोला गया, बस कुछ खास नहीं है इसके अंदर, कुछ खास अपने काम का नहीं था। बस याद रखो कि 1853 के चार्टर एक्ट के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो सिविल क्या था आपका, हाँ 1857 में क्या आ गया आपका, रिवोल्ट आ गया। 1857 में क्या हो गया आपका, बेसिकली रिवोल्ट आ गया। एंड यहाँ पर आपको पता है कि इस बार चीजें क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसके बाद जो भी पॉलिसीज यहाँ पर पहले प्रेजेंट की गई थी, वो पॉलिसीज वाज कंप्लीट फेलियर। और सबसे बड़ी पॉलिसी क्या काम कर रहे थे, दैट इज सेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे। हुआ ऐसा क्यों, पता क्या, पता है, सिंपल सी कहानी समझो। अगर मान लो पंजाब के अंदर रिवोल्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लो, अरे कहां गया, हाँ मान लो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली रिवोल्ट हो रहा है। अब बंगाल के अंदर क्या है, इनकी मेजर पावर यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्या होगा, बंगाल पंजाब के अंदर जो रिवोल्ट हुआ, यहां से एक बंदा पहले जाएगा, इनको बताएगा। देखो ये आज का टाइम नहीं है, ये बहुत पहले का टाइम है, ठीक है। तो जरा इमेजिन करके देखो, वहां पर कोई बुलेट ट्रेन तो है नहीं, या फिर कोई ऐसे फोन उठा के फोन से तो कह नहीं पा रहे इतने प्यार से। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई पोस्ट से, टेलीग्राफ से इनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग ना इकट्ठे हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, इनको रिपोर्ट किया। फिर यहां से क्या होगी, सेना भेजी जाएगी। अब सेना को भेजने के लिए अगेन नॉट अ बुलेट ट्रेन आउट देयर, तो क्या करेंगे, टाइम लगेगा। पता लग रहा है 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग गया। इतनी देर में रिवोल्ट क्या हो गया, एकदम भीषण तरह से बढ़ गया। अब यहां पर पहले 100 लोग खड़े हो रहे थे, लेकिन अभी कितने लोग खड़े हो गए, 1000 लोग खड़े हो गए। अब यहां से कितने लोग भेजे, 500 लोग भेजे। 500 लोग की आर्मी यहां पर भेजी। अगर 500 लोग 1000 लोग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेसिकली, फिर 1000 नहीं 10,000 कर लो ऐसे करके। तो फिर से क्या होगा, ये रिवोल्ट फिर से और बढ़ गया। फिर से यहां से क्या होगी, आर्मी भेजी जाएगी। अब ये तो पंजाब की बात है, मान लो पंजाब के अंदर रिवोल्ट बढ़ रहा है, गुजरात के अंदर भी रिवोल्ट बढ़ गया, यहां पर भी बढ़ गया, यहां पर भी बढ़ गया, यहां पर भी आर्मी, यहां पर भी आर्मी, यहां पर भी, यहां पर भी, समझ ही नहीं आ रहा है भाई। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, सेंट्रलाइजेशन के चक्कर में जब देश बड़ा हो गया, जब देश बड़ा हो गया, हमारे देश का इस टाइम पर एरिया अगर देखोगे तो 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे देश का है। और उस टाइम तो पाकिस्तान वाला एरिया भी ऐड कर लो, बांग्लादेश वाला एरिया भी ऐड कर लो, नेपाल वाला भी थोड़ा बहुत ऐड कर लो, तो यार उस टाइम तो कम से कम 4, 5, 6 मिलियन के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहा होगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस फ्रॉम अ वेरी स्टेट या सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यार काम खराब हो रहा है। इसीलिए जब ये 1857 के अंदर रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट के बाद लंका लग गई, तब यहां पर आपके कंपनी रूल आपका आएगा, क्योंकि यहां पर क्वीन को समझ ये आ गया कि भैया तुमसे तो ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। कंपनी रूल एग्जिस्ट करना यहां से क्या होता है, आपका शुरू करता है। अब आपको समझ आ रही है पूरी की पूरी कहानी। देखो ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूं, और एक कंपनी रूल हमारे पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये यहाँ की जो पॉलिसीज थी वो आज भी चलती आ रही है। कंपनी रूल चला सर आपका 1857 के अंदर, एक्चुअली 1858 बोलना चाहिए, बिकॉज पहला यहाँ पर जो एक्ट था वो यहाँ पर 1858 में आया था। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका चला अप टू 1947, जब हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। अगेन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ना मुझे लगा लेक्चर काफी लंबा सा हो गया, तो एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार देखता हूँ टाइम कितना हो गया, एटलीस्ट आइडिया हो जाए ना। ओके ठीक है यार, एक काम करते हैं, चलो ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। मेरे को लगा कि यार इस लेक्चर को यहाँ पे हम रोक सकते हैं, बट एनीवेज चलो कंटिन्यू करते हैं। कंपनी रूल सबसे पहला यहाँ पर एक्ट आएगा, यहाँ पर कौन सा एक्ट आया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो नाम ही चेंज हो जाएंगे, अब चार्टर वार्टर के एक्ट नहीं आ रहे हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंदर आया था। यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो ना ये गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी ना, ये हमारा काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, इसको खत्म करो, और इसकी जगह कौन सी पोजीशन लेकर आओ, वॉइस रॉय की पोजीशन लेकर आओ। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से फिर से कर देंगे, हु वाज द वेरी फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, फटाफट से कमेंट के अंदर बता दो, ठीक है। चलो भाई सेम कहानी होगी। यहां पर इनका मेजर फोकस क्या होगा, यहां पर इनका मेजर फोकस होगा डिसेंट्रलाइजेशन का फोकस होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का फोकस होगा, ठीक है। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस लेवल के ऊपर कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री के अंदर नहीं घुस रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री आपको कोई ना कोई और पढ़ाएंगे, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री, जो भी सर पढ़ाएंगे या टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, या शायद मैं पढ़ा दूं, मुझे कुछ नहीं पता, विल सी दैट, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के यहाँ पर फोकस किया जाएगा। मतलब क्या है, पावर हाउसेस ना एक बंगाल ना रहे, पावर हाउसेस बॉम्बे को भी बना दो पावर हाउस, क्या कहते हैं आपका मद्रास को भी पावर हाउस बना दो, पंजाब को भी बना दो, इस तरह से बना दो, ठीक है। इसके बाद सर आपका आएगा सेकंड वाला, जिसे बोलते हैं अपन इंडियन काउंसिल एक्ट, ये आएगा सर आपका 1858 है ना, 1861 के अंदर आपका आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर हाउसेस को क्या देंगे, मतलब इक्वल पावर देने की कोशिश की जाएगी। तो याद रखना, पहली बात तो इन्होंने यहाँ पर ये करी कि बॉम्बे एंड मद्रास, जो कि थोड़ा सा इंफीरियर पावर इंजॉय कर रहे थे, इनको भी क्या कर दिया यहाँ पर, मतलब दे वर गेटिंग पावर, इनको भी क्या कर दिया भैया, पूरी फुल पावर दी कि भैया तुम भी अपने एरिया में हैंडल करना शुरू कर दो, अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। यानी कि सिंपल सी भाषा में, अगर यहाँ पर बॉम्बे के अंदर या फिर कह लो गुजरात के अंदर कोई ना कोई अपराइजिंग हो रही है,
गुजरात में कोई अपराइजिंग हो रही, तो बॉम्बे वाला जो यहाँ पर गवर्नर होगा ना, वो खुद ही यहाँ पर ऑर्डर देके अपनी आर्मी वगैरह भेज देगा, जो भी करना है, डंडे मार के जो भी कुछ कर रहा है, जो भी है ना, साम दान धन भेज, जो भी रिक्वायर्ड है, सब कुछ करके इस अपराइजिंग को खत्म कर देगा। बंगाल वाले को कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, बंगाल ये अब 3 पावर हाउसेस क्या हो गए हमारे इंडिया में बन गए। बाय द वे ये एरिया यहाँ तक था, ये वाला एरिया यहाँ तक था, और ये वाला एरिया तो यहाँ तक आपका चला गया था, एक्सटेंड हो गया था। तो 3 पावर हाउसेस बन गए। अब हमारे देश को थोड़ा संभालना क्या हो गया, रिलेटिवली क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, ऐसे करके तो ये पूरा अभी और इसको ब्रेक करते रहेंगे जब तक हमारा कंट्रोल और अच्छा ना हो जाए। तो ये तो हो गया बॉम्बे। देन आपका सर इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया गया था कि भैया लोग नाराज ना हो जाएं, लोगों को शांति वांति प्रदान कर दी जाए। ठीक है, थर्ड जो आया आपका, ये इंडियन काउंसिल एक्ट था, फिर से आपका आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ही आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। बस क्या हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, मतलब सेकंड वाला आएगा, ये आएगा सर आपका 1892 के अंदर। इसके अंदर क्या बोला गया, सेम, इसमें कुछ खास नहीं बोला गया, सेम चीजों को रिपीट करा कि भैया इंडियंस को इंक्लूड करेंगे, है ना, फंक्शंस को बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर इधर ना लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडियंस को इंक्लूड करो। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, इस तरह की यहाँ पर सभाएं बना दी गई, और इसमें बोला कि इंडियन को लेकर आओ, इंडियन को लेकर आओ। इंडियन को लेकर आएंगे तो इंडियन लोगों को क्या लगेगा कि भैया हम तो खुद सब कुछ लॉ बना रहे हैं, तो ये लोग नाराज नहीं होंगे, इन्हें लगेगा कि हम लोग देश चला रहे हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग आएगी, हम इनको चलाते रहेंगे, इनको तो बेवकूफी बनाते रहो बेवकूफ। तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी ये सब बात ये करेगी कि हम और इंक्लूड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर अभी तक इंक्लूड किसी को किया नहीं है, सिर्फ खाली हवा में बात चल रही है। इंक्लूड कब किया जाएगा, ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका नाम है सर आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले और मिंटू भाई साहब, वो एक गली वाला मिंटू अपना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये आपके आते हैं सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में इसका नाम भी इंडियन काउंसिल एक्ट ही है, पर ये इस नाम से ज्यादा प्रचलित होता है। अगर आप लाओ तो इंडियन काउंसिल एक्ट भी लिख सकते हो 1909 का। यहाँ पर मॉर्ले जो है वो क्या है, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, और ये जो आपके मिंटू हैं, ये आपके मिंटो या फिर मिंटो, ये हैं आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनके टाइम पर ये आपका आया था। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हुई। पहली बात तो क्या है सर, वही इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे, इंडियंस को इंक्लूड करो, तो भाई इंक्लूड किया भी, बिल्कुल इंक्लूड किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे जब भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये जो है आपके, ये बनते हैं आपके द वेरी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इनटू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वाइसरॉय के भी ना, वाइसरॉय जो थे वो जो भी वहां पर रहते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिंटो भाई साहब हैं, तो ये इनके भी ना कुछ आसपास ना कुछ लोग होते थे, इनकी भी एक काउंसिल होती थी, उनके कुछ लोग होते थे इंपॉर्टेंट से लोग, उसमें पहले इंडियंस को जो इंक्लूड किया गया दैट वाज दिस पर्सन ओनली। इसके बाद ये सबसे हाईलाइट जो है इस पूरे के पूरे एक्ट की, मॉर्ले मिंटो एक्ट को के अंदर क्या किया गया, मुस्लिम्स जो लोग थे यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि देखो ऐसे देश को तोड़ना जा नहीं रहा, तो क्या करें, इनके अंदर हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको तोड़ देते हैं, बिकॉज मुस्लिम्स भी काफी ज्यादा मात्रा में है, हिंदू भी ज्यादा मात्रा में, दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे, तो इन दोनों को लड़ाकर ऊपर से मैं कौन ले सकता हूं, मैं मजे ले सकता हूं। ठीक है, तो ये वाले काम उन्होंने यहां से डालना शुरू किया। इससे पहले हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में तो मतलब क्या ही बात करें, एकदम मजे मजे में बात होती है। इवन फॉर एग्जांपल जैसे आपके 1857 का जो रिवोल्ट था, उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मतलब अलग ही कसीदे, मतलब कहानियां लिख दो यार, इतना बढ़िया बढ़िया आपको केसेस देखने को मिले। बट यहां से फूट डालनी शुरू कर दी। कैसे किया गया, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया कि भैया ऐसा है, तुम अलग से वोट करो, तुम इनके साथ वोट मत करो। अब यार अलग से चीजें किसी को पसंद नहीं होती, मेरे को ही पसंद होगी ना यार, अगर मैं किसी के घर जाऊं तो बोले कि देखो यार ये सब लोगों के लिए लंगर हो रहा है और आपके लिए हमने एकदम 7 कोर्स मील तैयार किया, तो आपको क्या लगता है, अरे वाह ये है मेरा दोस्त यार, है ना, मैं इसके साथ बैठूंगा, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, यू स्टार्ट फीलिंग स्पेशल अबाउट इट, एंड देयरफॉर ये स्पेशल की फीलिंग मुस्लिम्स को यहाँ पे प्रोवाइड की गई, साथ ही साथ नॉट सो स्पेशल की फीलिंग बाकी सब लोगों को प्रोवाइड की गई। ऐसे क्या हो रहा है, लोगों के बीच में क्या हो रहा है, मतलब हल्की हल्की दिक्कतें आनी, परेशानी आनी शुरू हो रही है। इसीलिए इस वाले एक्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फादर, लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, बिकॉज हमने कम्युनिटी को डिवाइड करने के लिए काम शुरू करा। कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं, लॉर्ड मिंटो भाई साहब को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बस इनके टाइम पर ये काम किया गया था। अच्छा यार, अब देखो बाकी सब लोग भी क्या हो रहे हैं, खलखल के परेशान हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, उसमें से और लोगों को तोड़ देते हैं। डिमांड आ जाती है लोगों की, यार हमको भी वो चाहिए, आपने उसको दिया, हमको भी चाहिए, हमको भी दो, हमको भी दो। चलो ठीक है, ये आपका 1909 था ना, तो ये आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आएगा। इसका भी दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं मोंटाग्यू या मोंटाग्यू। देखो मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भी क्या मतलब है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना, आप तो उससे काम मिलाओ। मोंटाग्यू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आपके आते हैं मोंटाग्यू शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर शेम्सफोर्ड अकॉर्ड बोल देते हैं, ये आते हैं। मोंटाग्यू भाई साहब कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होंगे, और जो यहाँ पर आपके क्या है शेम्सफोर्ड हैं, ये क्या होंगे, अपने वाइसरॉय होंगे। सेम तरीका, हमेशा पहला सेक्रेटरी दूसरा वाइसरॉय होता है।
अब इसके अंदर सबसे पहले काम क्या किया गया, अभी देखो पहले तो मुस्लिम्स को दिया था, और तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब बाकी सब लोगों को भी क्या कर दो, जो छोटे मोटे लोग हैं उनको भी क्या कर दो, अलग कर दो। जो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी बच रही थी, जो कि मतलब मेजॉरिटी हिंदूज थे, बुद्धिस्ट लोग थे, सिख थे, पारसी थे, इन सबको भी क्या कर दो, फर्दर सेक्शन में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट आपको देंगे, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट आपको देंगे। किस किस को देंगे, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट टू सिख लोगों को दे दिया, पारसीज लोगों को दे दिया, देन आपके जो क्रिश्चियन लोग थे उनको दे दिया, एंग्लो इंडियंस थे, मतलब जिनके माँ बाप जो थे वो यूरोपियंस थे, ऐसा कुछ करके जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस जो लोग थे, इन सबको क्या कर दिया, और अलग से क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, मतलब और लोगों का कर दिया, बेसिकली डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे काम हो, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 एक्ट बहुत याद रखना, मॉर्लिमेंटो, अभी मोंटाग्यू शंसवर्ड, और इसके बाद आपका आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पॉलिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा सर, अच्छा एक मिनट, कितने हो गया, ये तो हो गया, ओके। यहाँ पर क्या किया गया, दूसरी कहानी यहाँ पर क्या की गई थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या किया, कुछ मुद्दे होते हैं, मुद्दे फॉर एग्जांपल क्या है, एजुकेशन एक मुद्दा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक मुद्दा है, या फिर कह देखते हैं अपन कुछ भी कह लो, मतलब पॉलिटिक्स क्या एक मुद्दा है ना, ट्रांसपोर्ट क्या है एक मुद्दा है। इन सब मुद्दे को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स बोलते हैं। मुद्दा मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। 2 तरह के सब्जेक्ट्स को यहाँ पर बना दिया गया। सबसे पहले सब्जेक्ट तो था, उसको क्या बोला, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और दूसरे को क्या बोला हमने, सेंट्रल सब्जेक्ट है। सेंट्रल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर रूल करेगा, मतलब एक सरकार सेंटर पे बना दी, वो सेंट्रल रूल करेगी। फॉर एग्जांपल मोदी जी के जो अंडर में, या फिर जो हमारे सेंटर में पार्टी जो बीजेपी पार्टी, अगर वो कोई मुद्दा जो कि पूरे के पूरे देश, अगर कोई इस मुद्दे पे कोई ना कोई कमेंट करेंगे तो पूरे के पूरे देश में लागू होगा, उसे बोलते हैं अपन सेंट्रल वाले मुद्दे हो गए, ठीक है। प्रोविंशियल के अंदर जो मुद्दे आ गए, मतलब प्रोविंशियल के अंदर क्या आ गया कि जो स्टेट लेवल के ऊपर मैनेज होंगे। अब स्टेट लेवल के जो मुद्दे थे इनको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हमें ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर आगे एक को बोला हमने ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, और एक को बोला हमने रिजर्व सब्जेक्ट्स। देखो ये ना थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम्स के अंदर आपको थोड़े से और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, केएस की तैयारी कर रहे हो, तब आपको इसके अंदर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि रिजर्व के अंदर क्या बात की गई थी, ट्रांसफर के अंदर क्या बात की गई थी। पर जेकेएसएसबी और बाकी सब एग्जाम्स की अगर बात करें, एसएससी, जेकेपीएसआई टाइप के एग्जाम्स के अंदर आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलो इतनी मैकेनिकल करते हैं। तो यहाँ पर सर्विस को डिवाइड किया गया, इससे क्या होगा, हमारे एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और ज्यादा क्या होगा, बेटर कंट्रोल आ जाएगा, है ना, कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। काम अलग अलग इंसान को डिवाइड कर दिया गया। देन यहाँ पर बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, बाई कैमरलिज्म। अब सर ये क्या आ गई, कैरमल क्या बोल रहे हो आप, है ना, एक मिनट, कैमरलिज्म, ठीक है, पहले वाली देख लेना। इसका मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2, कैमरलिज्म का मतलब सिंपल सी भाषा में हाउसेस से। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश में होता है लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या आपके 2 सदन है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या 2 सदनों का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ब्रिटिशर्स से लिया, बिकॉज वही हमारे देश को रूल करे थे, क्योंकि वहां पर भी 2 सदन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि भगवान लोगों का जो घर होता है, जैसे हमारे देश में जो होता है इसे बोलते हैं राज्यसभा बोलते हैं, तो हाउस ऑफ एल्डर्स या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। देन होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा। तो ये 2 हाउसेस का जो सिस्टम था वो कहां से इंट्रोड्यूस किया गया, वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना दी गई थी, ये सब भी बना दिया गया था, हमारे इसमें काम का नहीं है, तो अपन इसमें अंदर और भी जाते हैं। अब आएगा सर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ, यार इंडिया को ना कैपिटल में लिखने में फीलिंग अलग आती है ना, फीलिंग अलग आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इसके अंदर क्या किया गया, जितने भी चीजें अभी तक हमने बोली थी ना, सबको एक साथ लेकर आओ और काम करना शुरू कर दो। तो इसमें कुछ नया नहीं किया गया, बट जो भी चीजें अभी तक बात करी जा रही थी सबको यहाँ पर क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, और यहाँ पर कोशिश की गई कि हम क्या बनाएं, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएं, मतलब पूरे के पूरे देश को यूनाइट करने की कोशिश की गई कि किस लेवल की बात करें, गवर्नेंस के हिसाब से बात करें। देश के लोगों को बिल्कुल भी एक साथ नहीं इकट्ठे कर रहे, सिर्फ गवर्नेंस के लेवल पे हमारे पूरे के पूरे देश को कंट्रोल किया जाए, एक पूरी की पूरी बाउंड्री के अंदर सब कुछ कंट्रोल किया जाए, ये वाली बात की जा रही है। अंदर लोगों को लड़ने दो, मरने दो, भूख मरने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन देश को यूनाइट करना है गवर्नेंस के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कोशिश की गई, बट एक्चुअल में कोशिश फेल हो गई, ये पूरी तरह से फेल नहीं हो पाई, बिकॉज प्रोविंसेस वाले जो लोग थे, मतलब जहां पर राजा लोग बैठ रहे हैं ना, सॉरी प्रोविंसेस नहीं, प्रिंसली स्टेट जो है जहां पर राजा लोग बैठ रहे हैं, वो उन लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट कोशिश की गई, और इससे काफी सारे इसमें फंक्शंस थे वो क्या हो गए, स्ट्रीमलाइन हो गए। फॉर एग्जांपल बाई कैमरलिज्म को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इस वाले एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन एक्चुअल में जो काम हुआ वो किसका एक्ट में हुआ, इस वाले एक्ट के अंदर काम होता है। इसी एक्ट के अंदर सर आपका आरबीआई स्टैब्लिश होता है, अगर आपको याद हो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये आपका आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। इसी के अंदर आपके क्या हो गए, फेडरल कोड स्टैब्लिश हुए। फेडरल कोड का मतलब क्या होता है, जो कि स्टेट और
यूनियन गवर्नमेंट के जो मुद्दे होते हैं ना उसके बीच में जो झड़प वगैरह होती है उसको सुलझाने के लिए जो बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं फेडरल कोर्ट बोलते हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है, ऐसे करके। तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर काम हो रहे थे। यहाँ पर आपके वोटिंग राइट्स जो थे सर उसको बढ़ावा दिया गया, वोटिंग राइट्स यहाँ पर क्या किया गया, इंप्रूव किया गया, वोटिंग राइट्स यहाँ पर फीमेल्स को, वीमेन्स को यहाँ पर वोटिंग राइट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे यहाँ पर क्या होते बेसिकली काम यहाँ पर होने लग गए। तो ये जैसे वोटिंग राइट्स के बारे में बात करें तो भी हमारे देश में आज तक वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और वो मुद्दा हमने कहां से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। ऐसे करके हमारे बहुत सारे काम हुए, ठीक है। आई नो कि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बट एक लास्ट काम और कर लेते हैं, बिकॉज इतनी मेहनत आपने की है तो देश को आजाद दिखाई देते हैं भाई। तो देश को आजाद किया जाएगा यहाँ पर लास्ट जो आपका एक्ट आएगा जिसके अंदर बोलते हैं अपन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। अल्टीमेटली यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा और इसके बाद हमारे देश आजाद हो जाता है। इसके अंदर बोला जाता है कि भैया देखो ऐसा है, जो भी प्रोविजंस आपके मतलब यू आर कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपको दे दी जा चुकी है इस एक्ट के बाद, इस एक्ट के बाद, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ फटाफट से, जब ये एक्ट आया आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, ठीक है, 1947 के अंदर आपका देश का ये एक्ट आया था, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या हो गया, हमें कंप्लीट आजादी मिल गई, ठीक है। लेकिन इस टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर वाइसरॉय कौन थे, हमारे देश के वाइसरॉय कौन थे या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फटाफट से बता, ठीक है। एंड इवन इंडिया के फर्स्ट हमारे देश के फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय कौन थे ये भी बताना। तो दो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। पहली बात तो कि जब ये एक्ट आया तो इस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे, इंडियन तो नहीं थे, इतना बता दूंगा आपको, तो वो कौन थे उनका नाम बताओ फटाफट से। और हमारा देश जब आजाद हो गया, आजाद होने के बाद वाले नहीं पूछ रहा हूं, आजाद होने के बाद फर्स्ट इंडियन जो बने, इंडियन मतलब हमारे भारतीय मूल से जो बिलोंग करते थे, वो वाइसरॉय कौन थे, वो वाइसरॉय कौन थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा है, देखते हैं। कुछ लोग पक्का गलत आंसर करोगे आप, और गलत करो यार, फर्क क्या पड़ता है, सीखना है ना, अपन सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दी गई। अगर मतलब इसके अंदर ये भी बोल दिया गया जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो जहां पर राजा लोग राज कर रहे थे, उनको भी बोल दिया गया कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या करो, या तो तुम दोनों यूनियंस मतलब पाकिस्तान या फिर इंडिया, दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जहां जो करना है वो करो, ठीक है। आपको जो करना है करो, पाकिस्तान ज्वाइन करना है पाकिस्तान ज्वाइन करो, इंडिया ज्वाइन करना है वो करो, इंडिपेंडेंट रहना इंडिपेंडेंट रहो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपन निकल रहे हैं यहाँ से, तुम लोगों ने हमारा दिमाग बहुत खराब कर दिया, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ चीजें और भी हुई थी, इस अल्टीमेटली हमारा पूरा प्रदेश यहाँ पर आजादी मिल गई। अब हम कल जो समझने वाले हैं वो ये समझेंगे कि जब ये आजादी मिल रही थी, जब ये छोड़ के हमको जा रहे थे, तो इससे पहले हमको ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके अंदर ही हमको एक काम देके चले गए कि बेटे देखो ऐसा है, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, क्योंकि हम देश के छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें तो आता ही ना भी अब तक, अभी तक तुम्हें क्या आता है, तुम तो बस अभी लड़े जा रहे हो, लेकिन लड़ाई से काम नहीं बनता, क्या हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा तो देश के अंदर, क्योंकि लोग लड़ेंगे रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, 10 चीजों के लिए लड़ेंगे। तो क्या करो, अपना संविधान बना लो, क्योंकि जब हम छोड़ के जाएंगे ना, तब हम अपने देश को रूल करना तुम्हें आना चाहिए। और हुआ भी ये कि हमारे देश को बोला गया था कि 1948 तक तुम्हें टाइम दे रहे हैं, हम छोड़ के जाएंगे, या इवन इसके बाद भी बोला था कि हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, बिकॉज हमने इतने 200 साल तक राज किया है, तो हमारा फर्ज बनता है सपोर्ट करना। लेकिन अल्टीमेटली 1947 में हमारे देश को छोड़ के चले भी गए, और हमारे देश के अंदर हमें समझ नहीं आ रहा था कि देश को कैसे संभालें, और इस चक्कर में बहुत सारे मतलब काफी सारी दिक्कतें आई, आप सभी लोग जानते हो, तो मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इसीलिए फिर हमने बोला था कि जो ये वाइसरॉय हमारे देश में जो थे ना, जो फॉरनर वाले, जो ब्रिटिश वाले वाइसरॉय थे, इन्हें बोला कि देखो हम अभी देश को संभाल नहीं सकते, तो फिलहाल के लिए जब तक हम लोग सेटल नहीं कर पाते अपने देश को, आप ही हमारे देश के वाइसरॉय एज अ हेड जो है वो कंटिन्यू करो, थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू करो, फिर हम अपना इंसान, अपना बंदा चुन के वापस लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे पूरी की पूरी कहानी चली। आई थिंक आप लोग बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर देखा है, तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, ठीक है। प्लीज कमेंट जरूर करना, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आई वुड लव टू नो फ्रॉम योर फीडबैक। और आपको पता है जो भी लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जो भी लोग कुछ चीजें बोल रहे हैं, जो भी क्लास से संबंधित कोई भी चीजों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो मैं उनको हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपने हमेशा ही रिप्लाई देखे होंगे मेरी तरफ से आते हुए, और आगे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज 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 लव टू नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन यहाँ तक जो भी कहानी है वो रिवाइज करके आना। मैं समझ रहा हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री वाली पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास चल रही थी, है ना, धोखा हो गया आपके साथ, पॉलिटी की क्लास में हिस्ट्री पढ़ा दी गई, ठीक है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो हमने पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या था क्या नहीं था, इन सबके टर्म्स को मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत इस्तेमाल करने वाला हूँ, और आपको भी देखने को मिल जाएगी 1-2 क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड टिल यू गाइस टिल देन गाइस, सी यू वेरी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, एंड हमेशा की तरह जय हिंद, बाय बाय।